2 दिसंबर 2019 मुंबई के माहिम बीच पर हर दिन की तरह लोग टहल रहे थे कि तभी अचानक से एक शख्स की नज़र उन लहरों की तरफ पड़ी जहां पर एक सूटकेस पड़ा हुआ था। जिसे देखते ही उस शख्स को लगा कि शायद उसमें कुछ खास चीज हो सकती है, इसीलिए अब तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसकी तरफ गया, उसके पास जाते ही उसे बहुत ही अजीब और भद्दी बदबू आने लगी, जिससे वो तुरंत समझ गया कि इसमें कुछ तो गलत है। फिर वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस भी मौके पे वहां पहुंच जाती है और अब सूटकेस को खोल कर देखा जाता है। और जैसे ही सूटकेस को खोला गया तो वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। क्योंकि उस सूटकेस में एक इंसान का प्राइवेट पार्ट था, साथ में एक कटा हुआ हाथ और एक पैर भी मौजूद था। अब ये देखने के बाद नॉर्मल सी बात है, हर कोई हक्का बक्का रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सूटकेस उसी समुद्र की लहरों से बहकर वहां किनारे पे आया था, जिसकी ना तो कोई पहचान थी और ना ही कोई सुराग। तो अब इसीलिए पुलिस वालों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी थी कि ये पता लगाना कि आखिरकार ये शख्स है कौन और ये हासिल किसने और क्यों किया है। यह घटना किसी सीआईडी के एपिसोड से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस वाले इस केस को सॉल्व करते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ होती है। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। तो जैसा कि पुलिस वाले सूटकेस खोल करके देखते हैं तो उसमें एक हाथ, एक पैर और पॉलिथीन में लिपटा हुआ प्राइवेट पार्ट होता है। अब सिर्फ इतने में मृतक की पहचान कर पाना काफी नहीं था, पर यहां पर उस सूटकेस में मात्र एक ऐसी चीज होती है जो कि इस पूरे केस को सॉल्व कर देती है। दरअसल उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी होते हैं और वो कपड़े इसीलिए इस तरीके से रखे गए थे ताकि उन बॉडी से निकलने वाला रक्त उन्हीं में सिमटा रहे और उस सूटकेस से बाहर ना आ सके। और जब उन कपड़ों की तलाशी ली गई तो उनमें भी कुछ खास नहीं मिलता, जिसमें एक पैंट, टी शर्ट और एक शर्ट था। फिलहाल अब पुलिस वाले मछुआरों को बुला करके उन्हें कमांड देते हैं कि आपको इन समुद्र में जा करके ऐसे ही सूटकेस की तलाश करनी है या फिर कोई ऐसा बैग हो सकता है। अब ऐसा इसीलिए किया जा रहा था कि हो सकता था कि वहीं आसपास इसके बाकी के बॉडी पार्ट्स किसी सूटकेस या फिर बैग में मिल सकता था। लेकिन काफी मशक्कत करने के बाद भी मछुआरों को कुछ भी हाथ नहीं लगा। सबसे पहले उस सूटकेस को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये घटना घटी कब थी। उन पार्ट्स की जांच करने के बाद पता चलता है कि ये घटना तो 2-4 दिन पहले नहीं बल्कि 5-6 दिन पहले ही घटी है। यानी कि ये सूटकेस मिला था 2 दिसंबर 2019 को। इसका मतलब ये घटना घटी थी 26 या फिर 27 नवंबर को। इसी के साथ हाथ के फिंगरप्रिंट को भी निकाल लिया जाता है, जिसके फिंगरप्रिंट को क्रिमिनल के रिकॉर्ड से मैच करवाया जाता है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। हमारे भारत देश के अंदर सिर्फ अभी तो क्रिमिनल के रिकॉर्ड ही रखे जाते हैं, आम लोगों के रिकॉर्ड रख पाना अभी तो संभव नहीं है। जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों में आम नागरिकों के भी डीएनए और फिंगरप्रिंट तक के डेटा को रखा जाता है। खैर, अभी तक पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा था जिससे कि वो इस केस को आगे सॉल्व कर सके। इसीलिए उन्होंने अब ये केस आगे क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। और अब क्राइम ब्रांच वाले अपने तरीके से इस केस के इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। सबसे पहले सूटकेस की अच्छे से तलाशी ली जाती है और हर एक चीज को बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि उस सूटकेस के अलावा अभी कुछ भी ऐसा सुराग या सबूत था ही नहीं। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उस सूटकेस में कुछ कपड़े भी थे। उन कपड़ों में सब कुछ रेडीमेड था, लेकिन एक शर्ट थी जो कि स्पेशली सिलवाई गई थी और उसी शर्ट पर एक टैग लगा होता है जिस पर लिखा था एल्मो मेंस वेयर। और यही टैग इस केस को सॉल्व करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और अब क्राइम ब्रांच वाले एल्मो मेंस वेयर का पता लगाना शुरू करती है कि आखिरकार ये शॉप है कहां पर। अब थोड़ी आगे की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चल जाता है कि ये शॉप तो मुंबई के कुर्ला पश्चिम बेलगामी रोड पर मौजूद है। और अब बिना किसी देरी के क्राइम ब्रांच वाले उसकी शॉप पर जाते हैं और उन्होंने वो शर्ट दिखाकर उनसे पूछा कि क्या आपने ये शर्ट सिली है, क्योंकि टैग तो आपकी शॉप का ही लगा है।
जिसके बाद उस दर्जी ने कहा कि टैग तो हमारी शॉप का ही है, लेकिन अगर मैंने ये शर्ट सिली होगी तो इसका डेटा भी हमारे पास जरूर होगा। जिसके बाद उस दर्जी ने एक बहुत बड़ी लिस्ट बुक निकाली जिसमें कि वो हर एक कस्टमर के कपड़े के टुकड़े के साथ उसका नाम भी लिख करके रखता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद पुलिस द्वारा दिखाए गए उस शर्ट से मैच होने वाला एक कपड़ा मिल जाता है। साथ में वहां पर एक नाम भी लिखा हुआ था और वो नाम होता है बेनेट रिबेलो। यहां पर यह तो साफ हो गया था कि आखिरकार जिस व्यक्ति ने ये शर्ट सिलवाई थी उसका नाम बेनेट रिबेलो था, लेकिन यहां पर सिर्फ नाम ही पता चल पाया था क्योंकि उस दर्जी ने ना तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ना ही किसी भी तरीके का पता लिख कर रखे हुए था। और इसीलिए यहां पर एक और चैलेंज बढ़ जाता है कि एक नाम के सहारे अब उस व्यक्ति को पूरे मुंबई में कहां पर ढूंढे कि आखिरकार वो कौन था और कहां का रहने वाला था। लेकिन कुछ भी हो, इस केस को सॉल्व तो करना ही था। अब हाथ पे हाथ रखे रहने से कुछ होने वाला नहीं था। इसीलिए अब क्राइम ब्रांच वालों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि हो ना हो इस नाम के व्यक्ति ने शायद हो सकता है कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाया होगा और फोटो वगैरह पोस्ट की होगी, और इसी सोच के साथ सोशल मीडिया पर अब उसकी तलाश जारी कर दी जाती है। सबसे पहले फेसबुक का सहारा लिया गया और फेसबुक पर बेनेट रिबेलो नाम सर्च किया गया। अब नॉर्मल सी बात है, इस नाम से बहुत सारे व्यक्ति होंगे, उनमें से वो कौन हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि सिर्फ उसका नाम ही पता था। इसके अलावा पुलिस वालों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन थी ही नहीं, लेकिन फिर भी तलाश तो करना ही था। इसीलिए अब एक एक करके उन सभी के प्रोफाइल को, यानी कि उस नाम के जितने भी व्यक्ति थे उन सभी के प्रोफाइल को जांच करना शुरू करती है कि आखिरकार उन्होंने क्या फोटो अपलोड करी है, उसकी पूरी डेटा को चेक करती है अच्छे तरीके से, ताकि कुछ तो उन्हें ऐसा मिलता जिससे ये पता चल पाता कि वो जिनकी तलाश कर रहे हैं वो वही है। ये काम इतना भी आसान नहीं था जितना कि हम सभी को सुनने में लग रहा है, पर एक अलग से इसके लिए टीम बिठाई गई थी कि इस नाम से जितने भी प्रोफाइल हैं उसकी अच्छे से जांच की जाए, और इसीलिए इसकी जांच करी जा रही थी। और फाइनली एक ऐसा प्रोफाइल पेज मिलता है जिसके ऊपर पूरा शक था कि हो ना हो ये वही व्यक्ति है जिसकी वे तलाश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें वो हाथ मिला था सूटकेस के अंदर, सेम उसी तरीके का मिलता जुलता हाथ उन्हें उस प्रोफाइल पेज में देखने को मिलता है। यानी कि उस व्यक्ति का हाथ उन्हें वैसा ही लग रहा था। इतना ही नहीं, जब उनकी प्रोफाइल को अच्छे से देखा गया तो वो कपड़े पहनकर उन्होंने फोटो भी खिंचा रखी थी जो कि सूटकेस में पाया गया था। इससे ये तो कंफर्म हो गया था कि जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी वो वही व्यक्ति है जिसकी प्रोफाइल उन्होंने ढूंढ ली थी। अच्छे से और जांच करने के बाद पता चलता है कि वो एक म्यूजिशियन है जो कि गिटार पियानो वगैरह बजा करके अपनी जीविका चलाता है। उसकी प्रोफाइल को और अच्छे से देखने पे एक आईडी मिलती है जिसकी फोटो खींच करके प्रोफाइल पे अपलोड की गई थी, जिसके अंदर उसकी पूरी डिटेल दी हुई थी, उसके घर के एड्रेस से लेकर के उसके फोन नंबर तक। उसके बाद उस फोन नंबर पे पुलिस वाले कॉल करती है, लेकिन फिलहाल वो फोन नंबर बंद आ रहा था। इसीलिए अब पुलिस वाले बिना किसी देरी के उस आईडी में दिए गए एड्रेस सेंटा क्रूज ईस्ट विजिट करती है, लेकिन जिस घर का पता उसमें दिया हुआ था उस घर पर तो ताला लगा हुआ था। ये देखकर पुलिस वालों को फिर से निराश होना पड़ता है, लेकिन बस अब एक ही रास्ता बचा था कि वे उन पड़ोसियों से पूछताछ करें कि आखिरकार इस घर में रहने वाले व्यक्ति गए तो गए कहाँ। जिसके बाद पुलिस वालों ने उस फेसबुक प्रोफाइल से जो फोटो वगैरह निकाली थी उस फोटो को दिखाते हुए उन पड़ोसियों से पूछते हैं कि आखिरकार ये व्यक्ति यहीं पे रहता था क्या। और ये फोटो देखने के बाद वो पड़ोसी कहते हैं कि हाँ, ये घर इन्हीं व्यक्ति का है जो कि कुछ दिनों से लापता है। इनकी एक बेटी है आराध्या पाटिल और वो भी पिछले कई दिनों से दिखाई नहीं दे रही है। बाप और बेटी दोनों इस घर में रहा करते थे, लेकिन शायद दोनों कहीं चले गए होंगे। आगे की जानकारी हमें नहीं पता। अब बेटी के बारे में सुनते ही पुलिस वालों को थोड़ा डाउट हुआ। उन्हें लगा कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि बाप के साथ बेटी का भी यही हस्ल किया गया हो और उसकी बॉडी को भी इसी तरीके से फेंक दिया गया हो। अभी सिर्फ सवाल पर सवाल खड़े हो रहे थे, लेकिन जवाब अभी एक भी नहीं मिल पा रहा था। फिर पुलिस वालों ने ताला तोड़ करके उस घर में घुसना सही समझा और ताला तोड़ करके घर में घुस गए और पूरे अच्छे तरीके से घर की छानबीन करी जाती है। और छानबीन के दौरान एक नोटबुक मिलता है
जिस पर लिखा था, आई एम अ बैड गर्ल। जिसने मुझे पनाह दी, परवरिश की, मैंने उसी को खत्म कर दिया। डैड, आई एम सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, आई एम अ बैड गर्ल। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज था उन पुलिस वालों के लिए। एक तरफ क्राइम ब्रांच वाले ये सोच रहे थे कि शायद उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा जिस तरीके से उसके पिता के साथ हुआ है। लेकिन अब ये लाइन पढ़कर साफ पता चल रहा था कि आराध्या बेनेट रिबेलो की अपनी बेटी नहीं है, क्योंकि अगर वो उनकी अपनी बेटी होती तो वो उस मैसेज में ये लाइन नहीं लिखती कि जिसने मेरी परवरिश की, जिन्होंने मुझे पनाह दी, मैंने उन्हीं को खत्म कर दिया। अब ये तो साफ हो चुका था कि मरने वाला कौन है और मारने वाला कौन है, यानी कि बेनेट रिबेलो की गोद ली हुई बेटी ने ही उसके साथ ये कुछ किया था। लेकिन अभी तक उसकी बेटी पकड़ी नहीं गई थी और साथ में उसने ये सब क्यों किया था ये भी जानना उतना ही जरूरी था। अब आराध्या का नंबर भी उसी के घर से मिला था और अब उस नंबर को ट्रेस पे डाला गया तो वो नंबर बंद बता रहा था। लेकिन जब वो कुछ समय के लिए नंबर ऑन होता है तो वो घाट कोपर पर इंडिकेट कर रहा था। फिर क्या था, अब पुलिस वाले वहां जाती है तो आराध्या पाटिल वहीं पर मिल जाती है। पुलिस वालों को देखकर आराध्या पाटिल घबराई जरूर, पर खुद को वो संभाल लेती है। फिर पुलिस वाले जब उनसे सवाल करते हैं कि आखिरकार तुम अपने घर को छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो, यहाँ पर तुम क्यों रह रही हो और तुम्हारे पिता कहाँ पर हैं, यानी कि बेनेट रिबेलो कहाँ है। लड़की ने बताया कि वो यानी कि मेरे पिताजी म्यूजिक के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री गए हुए हैं और मैं घर पर अकेली नहीं रह सकती थी, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ यहाँ रह रही हूँ। लेकिन जब पुलिस वालों ने वो नोटबुक दिखाया, यानी कि जिसपे उसकी बेटी ने सॉरी वगैरह वगैरह लिखा हुआ था, उसे देखते ही उसकी बेटी यानी कि आराध्या समझ जाती है कि पुलिस वालों को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब मेरे छुपाने से कुछ होगा नहीं, इसीलिए अब उसने खुद से ही एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैंने ही अपने पिता को मौत के घाट उतारा है और उसकी बॉडी को छिपाने के लिए अलग अलग सूटकेस में डाल करके नदी में फेंक दिया था। आराध्या पाटिल ने बताया कि उसके पिता ने यानी कि बेनेट रिबेलो ने उसे गोद लिया था, उनकी परवरिश की, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर आगे चल कर के एक दिन उसकी एक लड़के से मुलाकात होती है, दोनों की दोस्ती होती है, नंबर एक्सचेंज होता है, धीरे धीरे दोनों में प्यार हो जाता है। उस लड़के की उम्र 16 साल होती है, दोनों का कॉल पे बातें करना शुरू हो जाता है। इसी दौरान आराध्या ने अपने उसी 16 साल के प्रेमी को ये बताया कि उसके पिता ने भले ही उसे गोद लिया है लेकिन वो उसका शोषण करता है, जिससे वो बहुत परेशान हो चुकी है। ये बात सुन करके वो 16 साल का प्रेमी बहुत गुस्सा करता है यानी कि उसके पिता के ऊपर, और वो कहने लगता है कि तुम ये सब कैसे सह रही हो, उसने तुम्हें बेटी बना करके गोद लिया है और वो तुम्हारे साथ ये सब कैसे कर सकता है और उसे अब इसकी सजा जरूर मिलेगी। 23 नवंबर 2019 ये वो दिन था जब दोनों मिलकर के पहली बार बेनेट रिबेलो को खत्म करने की पहली कोशिश करते हैं, जो कि नाकामयाब होती है। फिर 26 नवंबर 2019 को जब बेनेट रिबेलो घर पर मौजूद नहीं थे, तब उसका वो 16 साल का बॉयफ्रेंड उसके घर पे आया हुआ था और दोनों वही बातें कर रहे थे। और इसीलिए आराध्या पाटिल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है। और जब उसके पिता घर आते हैं यानी कि बेनेट रिबेलो घर आते हैं तो वो अपने पिता से सवाल जवाब करती है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपने एक अच्छे पिता की तरह मेरी परवरिश क्यों नहीं की। ये बातें सुनकर के बेनेट रिबेलो अपना एक गिटार उठा करके उस लड़के को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि उसी ने इसे भड़काया है, क्योंकि आज से पहले ऐसा इसने कभी सवाल नहीं किया था। अब जैसे ही वो उसके पीछे मारने को दौड़ता है तो पीछे से उसकी बेटी यानी कि आराध्या ने उसके सर पे जोर से डंडा दे मारा। वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिरने के बाद भी कई बार लगातार उसके डंडा मारा गया, जिसके चलते बेनेट रिबेलो अपना अब होश खो बैठता है और अब जल्दी से आराध्या पाटिल ने घर में रखी हुई कीटनाशक वाली स्प्रे उसके मुंह में खाली कर डालती है। हालांकि अभी तक वो जिंदा था, जिसके बाद उन्होंने चाकुओं से गोद करके उसे खत्म कर दिया। फिर क्या था, फिर उसे घसीट करके बाथरूम में लेकर गए और पूरी रात उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। और अब अगले दिन वो बाजार जा करके सूटकेस,
चाकू, ग्लव्स इत्यादि सामान खरीद करके लाते हैं। फिर उसकी बॉडी को चाकू से काटते हैं। चाकू से नहीं कट रहा था, इसीलिए बार बार चाकू को गर्म करके काटा जा रहा था। और यह भी बताया गया कि हथौड़े से हड्डियों को तोड़ा गया था, फिर सूटकेस में बंद करके वहां की मीठी नदी में फेंक दिया गया था और नदी से होकर के समुद्र में और समुद्र की लहरों से वहां किनारे पे वो सूटकेस जा पहुंचा था। हालांकि उस सूटकेस के अंदर उन कपड़ों को नहीं डाला जाता तो शायद ये राज राज ही बन करके रह जाता। बाकी लड़के की उम्र 16 साल थी, इसीलिए उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था। उसे फिर बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। लड़की बालिग हो चुकी थी, इसीलिए उसे जेल जाना पड़ा। वैसे देखा जाए तो पुलिस वाले अगर चाह ले तो वो किसी भी गुनहगार को पाताल से ढूंढ करके उसे निकाल सकती है और उसे सजा दिला सकती है। और ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। बाकी दोस्तों, आप इस केस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, प्लीज अपने विचार कमेंट में जरूर छोड़ें, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। बाकी ऐसी क्राइम वीडियोस को और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। बाकी अगर आप चाहो तो मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो, लाइक इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, जहां पे आप चाहो, जहां पे मैं रेगुलर अपडेट रहता हूं। तो फिर मिलते हैं अगली एक क्राइम की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। लव यू, जय हिंद।